पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास में राजकीय मृदा महाविद्यालय नागौर में। तो कल जो अपन ने वैदिक युग के बारे में बात की थी, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो आज अपन बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि पूर्व वैदिक काल में कृषि नहीं आई थी और जो भी फसल होती थी उनकी जंगली किस्म होती थी, मतलब जंगल में अपने आप ही उगने वाली फसल हुआ करती थी। उस समय में इंसान ने खेती करना शुरू नहीं किया था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन अपन देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे। इसका मतलब क्या है, कृषि इनका प्रमुख धंधा बन गया, यानी कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, इंसानों के द्वारा कृषि करना शुरू कर दिया था इस समय में। अब इसका उदाहरण अपन देते हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपने एक लाइन लिख दिया एग्जाम के अंदर कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का कार्य शुरू हो चुका था। अब एक तरफ तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ आप अगर इसके साथ एक एग्जाम्पल दें, एक उदाहरण दें, तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा और जो एग्जामिनर है वो भी आपसे इंप्रेस होगा कि आपकी नॉलेज कंप्लीट है, आप केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, आप साथ में उदाहरण भी दे रहे हो, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ इतिहास के बारे में पूरी है। तो कृषि का कार्य शुरू हो चुका है, आपने लिख दिया, इसके साथ उदाहरण इस तरह का आपको बुक से ढूंढना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इस समय की किताब है उत्तर वैदिक काल की। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या मेंशन करके है, प्लोइंग रिचुअल, यानी किस किस प्रकार से हल चलाया जा सकता था। और जो हल चलाने की बात हो रही तो उसका मतलब साफ है, कृषि तो हुआ ही करती होगी वहां पे। तो हल चलाने की विधियों के बारे में जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। और इसके अलावा एक और उदाहरण देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, बहुत अच्छे उदाहरण है ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए। जैसे राजा जनक ने खुद ने हल चलाया था। अब आपको है ना इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, राजा जनक कहाँ का राजा था, कब उसने हल चलाया, कौन से साम्राज्य का राजा था। आपको केवल उदाहरण के लिए रिक्वायर्ड, जरूरत की लाइन लिखनी है। जैसे राजा जनक हल चलाया करता रहा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, तो इससे हमें पता लगता है कि हायर क्लास यानी जो उच्च वर्ग था समाज का, वो भी संभवतः कृषि कार्य से जुड़ा होगा। तो अपने आप में ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया कृषि के बारे में। फिर अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ पे खानाबदोश जीवन भी कुछ कुछ व्यतीत हुआ, यानी खानाबदोश जीवन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो गया उत्तर वैदिक काल में। जो पूर्व वैदिक काल में खानाबदोश जीवन था या पशुपालन समाज था, वो अभी भी कंटिन्यू रहा, लेकिन साथ में कृषि भी शुरू हो गई और हंटिंग गैदरिंग भी इस समय जारी रहा। हंटिंग गैदरिंग अपन किसे कहते हैं, शिकार करके अपना पेट पालना, यह भी जारी रहा, ये खत्म नहीं हुआ। कोई भी विधि है, कोई भी प्रोसेस है, एक युग चेंज होने से अचानक खत्म नहीं हो जाती, धीरे धीरे डाई आउट होती है, धीरे धीरे खत्म होती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं आर्ट और क्राफ्ट के बारे में, कला और शिल्प के बारे में। उत्तर वैदिक काल में कला और शिल्प किस प्रकार की थी, तो कई नई विद्याओं का जन्म हुआ कला और शिल्प के क्षेत्र में। जैसे आयरन, लोहे का उपयोग इस समय में होना शुरू हो चुका था, यानी शुरुआत ही थी लोहे की, अभी इसका बहुत अधिक प्रयोग नहीं होने लगा था लोहे का, लेकिन शुरुआत में देखने को मिल जाती है लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में होने लग गया। तो लोहे से संबंधित जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनका भी एक जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका था। जैसे अब अपन उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे अपन ने कला और शिल्प के बारे में बात की। उदाहरण यहाँ पे क्या है, ये उदाहरण आपको मिलेंगे बुक्स पढ़ने से। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करने के लिए उदाहरण आपको मिलते रहेंगे। तो तेतरिया ब्राह्मण एक किताब है इस समय की। तेतरिया ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के काम धंधों की लिस्ट दे रखी है, देयर इज लिस्ट ऑफ क्राफ्ट, विभिन्न प्रकार के शिल्प कलाओं की लिस्टिंग कर रखी है, लिस्ट दे रखी है पूरी। तो ये आपने उदाहरण दे दिया। फिर व्यापार और वाणिज्य इस समय में अधिक विकसित हो चुका था, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद ये है कि जैसे हमें अब कुछ शब्द मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, जैसे निष्क, निष्क, तो निष्क क्या था, गोल्ड के ऑर्नामेंट, यानी सोने के जो जेवराट होते हैं उनको निष्क कहा जाता था, गोल्ड ऑर्नामेंट को निष्क कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द हमें मिलता है सतमान। सतमान का मतलब था चांदी के जेवरात, चांदी के जेवर। और इनका उपयोग कहाँ होता था, इन्हें जेवरात का उपयोग होता था कोई नई चीज खरीदने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, अदला बदली करने के लिए। यानी अब सोने के जेवरात आपने किसी को दिए, बदले में उससे और कुछ महत्वपूर्ण चीज आपने ले ली, क्योंकि इस समय भी उत्तर वैदिक काल में भी सिक्के नहीं आए थे। अपन ने देखा पूर्व वैदिक काल में सिक्के हो ही नहीं सकते, जनजातीय समाज था। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी
सिक्के अस्तित्व में नहीं आए थे, सिक्के आए हैं आगे चल के अस्तित्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब पूर्ण रूप से शहरीकरण हुआ। अभी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही फंसे हुए हैं। तो इस समय भी मोनेटाइजेशन बिल्कुल नहीं था, यानी सिक्के समाज में नहीं थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर बूटी डिक्रीज्ड एज विदत। जैसे आपको पता है कि 3 प्रकार की सभाएं थी इस समय के अंदर पूर्व वैदिक काल में, उनमें से एक खत्म हो चुकी थी उत्तर वैदिक काल में, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, उसका नाम है विदत। सभा समिति कंटिन्यू रही, उनमें लोगों के अधिकार कम हो गए, लेकिन जो विदत नाम की समिति थी, विदत नाम का जो समूह था, वो खत्म कर दिया गया। और विदत का क्या कार्य था मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो वॉर बूटी थी, वॉर बूटी को अपन क्या कहते हैं, युद्ध में लूटा हुआ सामान, उसको लोगों के बीच में बांटने का कार्य करती थी। तो विदत खत्म हुई तो युद्ध में लूटे हुए सामान को लोगों के बीच में नहीं बांटा गया। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यानी जो आर्थिक महत्व था वॉर बूटी का, जो लूटे हुए सामान का आर्थिक महत्व था कि समाज के सभी लोगों के पास लूटा हुआ सामान पहुंच जाया करता रहा विदत के माध्यम से, वह महत्व खत्म हो गया। अब टैक्सेशन, व्यापार के बारे में सेम ही पॉइंट है जो पूर्व वैदिक काल में अपन ने पढ़े, सेम पॉइंट है बिल्कुल जो कल अपन ने जिसके बारे में बात की है। अब अपन बात करते हैं नगर, अपन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन को शहरीकरण के बारे में भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी। हालांकि इस समय में शहरीकरण नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमें एक शब्द मिलता है उत्तर वैदिक टेक्स्ट के अंदर, किताबों में, नगर। नगर शब्द उत्तर वैदिक किताबों में हमें मिला है, जिसमें कई शहरों के नाम भी मेंशन्ड है, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। लेकिन इनकी जस्ट बिगनिंग थी, शहरीकरण की शुरुआत थी, यहाँ पे पूर्ण रूप से शहरीकरण अभी नहीं आया। हस्तिनापुर बिल्कुल गांव की तरह थे इस समय में, कौशाम्बी भी गांव की तरह था, प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ हो, जो पुराना हो, जो अपने शुरुआती चरण में हो। फिर अपन आगे बात करते हैं कि इस समय में जो जनजाति के लोग थे, पशुपालन में कार्यरत जनजाति के लोग धीरे धीरे अपने आप को किसानों में तब्दील कर रहे थे, प्रक्रिया में थे, तब्दील कर रहे थे, यानी किसानों की संख्या बढ़ने लग गई। फिर अपन बात करते हैं आगे चलते हुए सामाजिक जीवन के बारे में। वैदिक काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, अपन बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। जैसे अपन ने बताया समाज की प्रकृति क्या थी, जनजातीय, पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि कई सारे समूह थे जनजाति के जो आपस में इंटरेक्शन किया करते थे, आपस में मिला करते थे, और उनके डिफरेंट सोशियो कल्चरल आउटलुक थे, उनकी जो विचारधारा थी, सांस्कृतिक सामाजिक विचारधारा भी अलग थी। तो कुल मिला के पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे, उनका जो समाज था इस समय में, उसकी प्रकृति जनजातीय थी, ट्राइबल नेचर। इगैलिटेरियन के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं कि इस समय में समाज समानता पूर्वक था, सभी लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए। ये नहीं कि राजा अधिक शक्तिशाली हो गया है, राजा के पास अधिक अधिकार है, जनता के पास कम अधिकार है। इस समय में सभी बराबर हुआ करते थे, क्योंकि जनजातीय समाज था। आज भी अगर अपन ट्राइब्स में जाएं, अंडमान निकोबार में या नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें पता लगेगा कि वहां पे जो जनजाति के लोग हैं, वहां पे समानता बहुत अधिक है अपने समाज के बजाय। अपना समाज तो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ पे सीएम है, पीएम है, इनके पास कहीं ज्यादा शक्तियां हैं जनता के बजाय। लेकिन एक जनजातीय समाज में हमेशा से ही सभी लोगों के बराबर के अधिकार होते हैं। और इस समय में जैसे अपन बात कर चुके हैं परिवार, परिवार जिसको कुलापा कहा जाता रहा, कुल, परिवार को कहते थे कुल, और कुल का जो हेड होता था, मुख्य होता था, उसको कुलापा कहा जाता रहा। ये एक प्राइमरी यूनिट है समाज। समाज की सबसे निम्न इकाई थी कुलापा, यानी परिवार। परिवार के मुख्य को कुलापा कहा जाता है। इस समय में ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था। अपन समाज के बारे में बात करें, ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है कि परिवार के सभी लोग मिलके रहा करते थे। ज्वाइंट फैमिली, कई सारे रिश्तेदार और जो इमीडिएट जो रिलेटिव्स थे, वो भी एक ही परिवार में रहा करते थे, ज्वाइंट फैमिली। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि इस समय में अर्ली वैदिक पीरियड में हमें पेट्रियार्कल के नोशन देखने को मिलते हैं। पेट्रियार्की क्या होती है, जिसे अपन कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज क्या, पुरुष प्रधान समाज इस समय में था। हमें पूर्व वैदिक काल से प्रमाण देखने को मिले थे कि पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हो चुकी थी। और धीरे धीरे जो तत्व है पितृसत्तात्मक समाज के, वो बढ़ते गए धीरे धीरे। जैसे कंप्लीट शहरीकरण हुआ, पूरा शहरीकरण हुआ, आगे चल के फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और आगे चल के पूरा का पूरा समाज ही पेट्रियार्कियल हो गया। अभी हमें शुरुआती चरण देखने को मिलता है, यानी समाज में अपनी जगह बना रही थी इस प्रकार की विचारधारा, पितृसत्तात्मक समाज। फिर इस समय में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था, शादी भी हुआ करती थी, जो एक पवित्र बंधन कहलाता रहा इस समय में। इस समय में हमें चाइल्ड मैरिज के प्रमाण नहीं देखने को मिलते हैं, बाल विवाह के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं, हमें दहेज प्रथा के प्रमाण हमें अभी देखने को नहीं मिलते हैं।
तो जैसे अपन बात करें समाज में अभी भी काफी अधिक समानता थी। फिर अपन आगे बात करते हैं इंटरवर्ना मैरिज, यानी वर्णों के बीच में जो आपस में वैवाहिक संबंध है वो भी इस समय में स्थापित किए गए। दो प्रकार के हमें अंतरवर्णा वैवाहिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। एक होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न के, अनुलोम विवाह का क्या मतलब है। अनुलोम का मतलब ये है कि पुरुष और महिला के बीच में शादी हुई है, पुरुष की जाति या पुरुष का वर्ण उच्च है, उच्च वर्ण के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ण के महिला से शादी, उसको कहा जाता था अनुलोम। और प्रतिलोम किसे कहा जाता था, अगर उच्च वर्ण की महिला है और निम्न वर्ण का पुरुष है, उसके उल्टा अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। फिर इस समय में हम देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है समाज में भेदभाव भी थोड़ा बहुत होने लग गया था। इस समय में समानता थी लेकिन भेदभाव की शुरुआत हमें अर्ली वैदिक पीरियड में ही देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत। जैसे कुछ लोग काले थे, कुछ लोग व्हाइट थे, इसके आधार पर थोड़ा बहुत भेदभाव इस समय में किया गया। और काले और गोरे के भेद के कारण ही, क्योंकि जो आर्य आए थे वो गोरे हुआ करते थे और यहाँ के स्थानीय लोग थे वो काले थे, तो इनके बीच में भी भेदभाव हुआ। और इसी भेदभाव के कारण यानी रंग भेद के भेदभाव के कारण ही 3 वर्णों का जन्म हुआ इस समय में। और फिर 3 वर्णों से आगे चल के 4 वर्णों में पूरा समाज तब्दील हो गया। तो ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो वर्णा सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वर्णा सिस्टम की शुरुआत हुई, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई काले और गोरे के बीच में जो सर्वप्रथम भेद किया गया, यानी सबसे पहला भेदभाव काले और गोरे लोगों के बीच में किया गया। फिर आगे चल के यही भेदभाव वर्णों में तब्दील हो गया। और इस समय में 3 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। 4th वर्ण के बारे में केवल एक रेफरेंस मिला है ऋग्वेद में हमें। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ये भी सवाल आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है। और मंत्र किसमें, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जिसमें चौथे वर्ण के बारे में रेफरेंस किया गया। लेकिन इकलौता रेफरेंस है चौथे वर्ण का, यानी इस समय में और हमें कहीं और जगह से जानकारी नहीं मिलेगी इस समय 4 वर्ण हुआ करते थे। तो हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि इस समय में 3 वर्ण ही हुआ करते थे। फिर इस समय में सोशल मोबिलिटी हाई थी। सोशल मोबिलिटी अपन कैसे कहते हैं, समाज में अगर निम्न जो गरीब इंसान है वो अमीर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने ओहदे को बढ़ा सकता है, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, अपने स्टेटस को बढ़ा सकता है, तो उस समाज को मोबाइल समाज कहते हैं। जो क्योंकि यहाँ पे समानता अधिक थी समाज में, तो यहाँ पे जो सोसाइटी थी मोबाइल थी। मोबाइल का मतलब ये है चलनशील, यानी गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है मेहनत के माध्यम से। तो बंदिशें इस समय में समाज में इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि हमें उदाहरण भी मिला है अब कैसे अपने ओहदे को चेंज कर सकता था, अपने स्टेटस को चेंज कर सकता था कोई भी व्यक्ति, बिकॉज पीपल कुड चेंज वर्ना बाय चेंजिंग देयर प्रोफेशन। हमें प्रमाण मिले हैं ऋग्वेद में, कोई व्यक्ति अगर अपना काम धंधा चेंज कर लेता था तो उसका वर्ण भी चेंज हो जाता था, इसके हमें प्रमाण मिले हैं। तो उसका मतलब ये है कि सोसाइटी वाज मोबाइल इस समय में। और वर्ण व्यवस्था इस समय में फ्लेक्सिबल थी, तभी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी। जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था इस समय में कायम नहीं हुई थी। आगे चल के जन्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था कायम हो चुकी थी, जिसका मतलब यह है कि भेदभाव बहुत गहराई तक समाज में जा चुका था। जैसे एक उदाहरण देखने को मिलता है हमें ऋग्वेद में। एक व्यक्ति कहता है कि मैं खुद एक बाढ़ हूं। बाढ़ का मतलब अपन साधु कह सकते हैं। मैं खुद एक साधु हूं और मेरी जो माता है वो चने को पीसने का कार्य करती रही, ग्रिंड कॉर्न। और जो मेरे पिता है वो एक डॉक्टर है, फिजिशियन है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही परिवार के लोग अलग अलग काम धंधों में लगे हुए हैं, यानी इस समय में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल में सबसे अच्छी थी। स्टेटस वाज हाई, महिलाओं की स्थिति इस समय में सबसे अच्छी थी। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल से लगातार गिरावट देखने को मिलती है महिलाओं की स्थिति में। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे रखे थे। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि महिलाओं के जन्म की कामना नहीं की जाती थी, लेकिन उनको पूरा सम्मान दिया जाता था। ये नहीं कोई परिवार चाहेगा तो यही कि पुरुष ही हो, कोई बेटा ही हो घर पे, लेकिन पैदा होने के पश्चात महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता था। सभा और समिति के अपन एग्जाम्पल के बारे में बात कर चुके हैं। सभा और समिति वह समूह थे जहां पे महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था, सभा और समिति के अंदर।
फिर अनेक प्रकार के कर्मकांड ऐसे थे, रिचुअल्स ऐसे थे जिसको पत्नी के द्वारा ही किया जाता था, यानी महिलाओं का अच्छा सम्मान था। और कई सारी जो फीमेल सेंट्स हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है, जैसे कई सारी जो महिलाएं साधु थी उस समय में, उसके नाम हमारे सामने आए हैं ऋग्वैदिक टेक्स्ट में, जिसका नाम है, आप उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना उदाहरण देना जरूरी होता है, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाता है। अपाला नाम है, साध्वी का नाम है अपाला घोषल। तो ऋग्वेद के मंत्रों में इन इन महिला साधु के नाम हमें मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो महिला हुआ करती थी वो पढ़ा लिखा भी करती थी इस समय में, तो उनके पास शिक्षा का अधिकार भी था इस समय में, लेकिन आगे चल के सारे अधिकार इनसे छीन लिए गए। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में। बात करें अगर अपन समाज में, तो गुरुकुल प्रणाली थी इस समय में, और ब्राह्मण और गृहस्थ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और इस समय में शिक्षा का प्रचलन कैसा था? ओरली, यानी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस समय में लिखने का कार्य नहीं हुआ करता था, तो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। जो स्टूडेंट है वो शिक्षा को, उस ज्ञान को अपने दिमाग में रखेगा, फिर अगर वो गुरु बनता है वही ज्ञान वो अपने छात्रों को देगा। तो ओरल ट्रांसमिशन था, मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। कंटेंट ऑन वर्ना, स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? शिक्षा में पढ़ाया जाता था वर्ण व्यवस्था के बारे में। और इसके बाद है, आगे अपन बात करते हैं दास प्रथा, स्लेवरी। दास प्रथा के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? जो महिलाएं थी वो घर का कार्य किया करती थी, दे वर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड वर्क। महिलाएं मुख्यतः घर का कार्य करती थी, लेकिन इस समय में दासों का इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए नहीं हुआ। देखो, जब उत्पादन के लिए दासों का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब यह है कि दासों का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है। तो इस समय में दास व्यवस्था ना के बराबर थी, इस समय में दास व्यवस्था नहीं थी। कई सारी महिलाएं वो घर का कार्य किया करती थी, लेकिन दास व्यवस्था इस समय में नहीं थी, क्योंकि उत्पादन में बड़े स्तर पे, यानी फैक्ट्रियों में आपने मजदूरों को बांध के उनसे कार्य करवा रहे हो, तो उसको दास व्यवस्था कहेंगे। तो ठीक है, इसके साथ ही अपने डिस्कशन खत्म करते हैं। कल अपन बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में समाज किस प्रकार का था। आज अपन ने बात की अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी पूर्व वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था। तो मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।